स्टार्ट। महोदय, प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है और हो सकता है कि हम कुछ वर्ष गंवा दें, लेकिन स्वतंत्रता गंवाने की अपेक्षा वह अच्छा होगा। विराम। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी सरकार होना नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ होता है कि हम निर्णय स्वयं कर सके। विराम। हो सकता है कि वे निर्णय गलत हों, लेकिन वे हमारे निर्णय भारत के निर्णय होने चाहिए। विराम। हमें कपड़ा उद्योग की समस्याओं का भी ध्यान है। विराम। हमने आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। विराम। योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था, जिसने इसकी समस्याओं पर विचार किया। विराम। सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय अभिकरणों के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए। विराम। हम अब वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं कि इन उद्देश्यों के लिए उधार की शर्तें कैसे उधार बनाई जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। आपने बेंगलोर की घटनाओं और बंबई में लिए गए हमारे कुछ निर्णयों की भी चर्चा की है। विराम। आप यह भूल सकते हैं कि वे निर्णय वास्तव में कांग्रेस द्वारा पिछले आम चुनाव के शीघ्र बाद किए गए थे। विराम। उन पर कार्यसमिति में विचार विमर्श और एक राय से सहमति हुई थी और बाद में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था। विराम। बेंगलुरु में हमने केवल मोटे तौर पर नए सिरे से दिशा निर्देश दिया था। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक देश उस दिशा की ओर न बढ़े तब तक वह प्रगति नहीं कर सकता। विराम। मैं नहीं समझती कि आदर्शवाद और व्यवहारिकता को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। विराम। सभी देशों को अपनी प्रगति किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित करनी होती है। विराम। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, बल्कि प्रश्न परिवर्तन की उस लहर का है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। विराम। यहाँ अनुशासन और धैर्य के अभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है। विराम। मैं समझती हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले आपको इनका अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। विराम। आप शायद इसे अनुशासन कहेंगे कि इंग्लैंड में लोगों से बेगार ली जाती थी और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था, या छोटे छोटे बच्चे अंधेरी खानों में काम करने के लिए जाते थे और अंधे होकर बाहर निकलते थे। विराम। जब वे इन सब के प्रति विद्रोह करते थे तो आप शायद उसे अनुशासनहीनता कहेंगे। पैराग्राफ चेंज। महोदय, पिछले 50-55 वर्षों से हम खादी संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते आ रहे हैं। विराम। इस कार्य की ओर हमने पर्याप्त ध्यान दिया है और हम में से कुछ ने तो पर्याप्त समय भी दिया है। विराम। सबसे बड़ी कठिनाई मील के बने कपड़े से प्रतियोगिता की है। विराम। एक और कठिनाई यह भी है कि सदा इतनी खादी उपलब्ध नहीं होती जितनी की उसकी मांग रहती है। पैराग्राफ चेंज। खादी का आर्थिक आधार भारतीय जीवन संबंधी कुछ मौलिक तथ्य है। विराम। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां अधिकांश लोग किसी न किसी
रूप में खेती बाड़ी से अपना निर्वाह करते हैं विराम। यदि आप एक किसान के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप यह देखेगा कि उसका खेत बड़ा हो या छोटा, वह और उसका परिवार वर्ष भर बराबर खेती के काम में ही व्यस्त नहीं रह सकता विराम। उसे काफी समय बेकार रहना होता है विराम। दूसरे रोजगार की खोज में वह अपना घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि खेती के काम में कभी कभी निरीक्षण की आवश्यकता होती है विराम। यदि बेकारी का वह सब समय जब किसान व्यस्त नहीं होता खादी तैयार करने के काम में लगाया जाए तो देश भर की आवश्यकता के अनुसार खादी मिल सकती है। पैराग्राफ चेंज। ऐसी अवस्था में कोई भी कम मजदूरी का प्रश्न नहीं उठाएगा, क्योंकि यह काम तो ऐसे समय में किया जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा विराम। उस खाली समय में किसान कुछ न कुछ कमाएगा ही, और वह कमाई ऐसी भी नहीं कि उसका कुछ भी मूल्य न हो विराम। कम से कम वह अपने लिए तो इतना कपड़ा तैयार कर ही सकेगा जिससे उसको बाजार से न खरीदना पड़े विराम। मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि 1 घंटा प्रतिदिन काटने से हमें इतना कपड़ा मिल सकता है जितना कि एक औसत हिंदुस्तानी के लिए आवश्यक है, अर्थात 15 से 20 गज कपड़ा प्रति व्यक्ति विराम। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सस्ते महंगे कपड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि खादी खाली समय में किए परिश्रमों से प्राप्त हो जाएगी विराम। खादी के संबंध में एक आधारभूत तथ्य है। हम जानते हैं कि आदमी सदा काम नहीं करना चाहता विराम। कभी कभी उसे खाली बैठे रहना ही अच्छा लगता है, परंतु इन सब कठिनाइयों के अतिरिक्त मैं सोचता हूँ कि खादी का प्रचार और विस्तार असंभव नहीं है विराम। अतीत में गांधी जी ने खादी आंदोलन आरंभ किया। पैराग्राफ चेंज। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था विराम। तब अंग्रेजी राज्य था विराम। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ विराम। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है विराम। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे विराम। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहां पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहां के विद्यार्थियों भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है विराम। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं विराम। जहां जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर पूर्ण विराम।